अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इराक में अमेरिकी नागरिकों के लिए यह एडवाइजरी, जिसमें अमेरिका ने कहा कि सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इराक में हमेशा सतर्क रहें, ये कहना है अमेरिका का। तो अमेरिका ने साफ रूप से अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इराक में सुरक्षित रहें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और हर वक्त अलर्ट रहें। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी हमला किया और हमले के बाद कहा कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे अमेरिका को। तो वहीं अमेरिका का कहना है कि किसी मुगालते में ईरान न रहे। ईरान हमें बेवकूफ़ समझने की कोशिश कर रहा था, बार बार शांति डील को ठुकरा रहा था, लेकिन अब अगर कोई भी कदम उठाया गया तो हम कड़ा रुख अपनाएंगे। तो वहीं ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और सभी जहाज उसके टारगेट पर हैं। अब देखना होगा कि ये जंग किस तरफ जाती है, क्योंकि नहीं राष्ट्रपति ट्रंप अब झुकने को तैयार हैं और ईरान भी लगातार अपने मंसूबों को जाहिर कर रहा है। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने भी दावा किया और ट्रंप ने कहा कि ईरान पर 49 टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई। और हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार विपुल शर्मा जी और रिटायर्ड कर्नल रक्षा विशेषज्ञ पीयूष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, सबसे पहले आप ही से सवाल मेरा, जिस तरीके से हम उम्मीद लगा रहे थे कि आने वाले वक्त में शायद डील हो जाएगी और स्थिति बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके बाद किस तरह की उम्मीद की जाए? क्या आने वाले वक्त में अब बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है? देखिए, आज दुनिया फीफा वर्ल्ड कप को वेलकम करने के लिए और एक खुशी का माहौल है कि दुनिया में फुटबॉल का महापर्व शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जो ये युद्ध चल रहा है वो 104वें दिन में प्रवेश कर चुका है और 104वां दिन 100 दिन के बाद युद्ध और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले रहा है। ये हमने देखा है कि अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल्स का प्रयोग किया, लगभग 50 टोमाहॉक मिसाइल्स दागी हैं। उससे पहले ईरान ने उनके अपाची हेलीकॉप्टर और MQ-9 जो उनका ड्रोन है उसको गिराया, उसका रिटेलिएशन हुआ। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा ये बार बार दोहराते आए, उन्होंने 38 बार कहा है कि एक डील होने वाली है, लेकिन डील पिछले 3-3.5 महीने में कहीं डील का अता पता नहीं नजर आ रहा है। और वैसे तो कहें तो ईरान पूरी तरह से फाइनेंशियली टूट चुका है, लेकिन कोई भी देश जब टूट के नजदीक होता है या इस तरह की सिचुएशन में फंस जाता है तो उनके पास विकल्प बहुत ही कम बचते हैं। वो आखिरी गोली आखिरी इंसान तक लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उस देश का वजूद उसी पर निर्भर करता है। और ये हमने इतिहास में देखा है, चाहे अमेरिका का वियतनाम के ऊपर हमला था या अमेरिका का अफगानिस्तान में था, ये छोटे छोटे देश जो अमेरिका के मुकाबले बहुत कमजोर थे, कई वर्षों तक लड़े और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अब सिचुएशन इसी तरह की कुछ आ गई है। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि ईरान में फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो चुकी है, आज आप 1 रुपया लेके जाएंगे, 1 रुपया 1 रुपी, जिसको हम ऐसे कुछ मानते ही नहीं है कि हम बोलते हैं कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हो गया है, लेकिन उस 1 रुपए के बदले आपको 14,500 रियाल मिल जाएंगे, 14,500। तो ये हालत ईरान की करेंसी की हो गई है। तेल जो कि ईरान दूसरा या तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ओपेक का उत्पादक था, आज वहां पर तेल 450% बढ़ गया है। साथ में खाने पीने की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो चुकी है और अंडे, मीट जो उनके लोकल पॉपुलेशन के लिए है वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। तो इसलिए ईरान की जो हालत है इस वक्त बहुत नाजुक स्थिति में है, लेकिन ईरान का लीडरशिप से भी संपर्क टूट चुका है। लीडरशिप का मतलब मुर्तजा खुमैनी अभी उनसे संपर्क में नहीं है और ये ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया और अमेरिका ने भी काउंटर किया हुआ है। लेकिन अब ये युद्ध मेरे को लगता है
आने वाले कुछ हफ्तों में निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है, और अगर नहीं बढ़ा तो ये दोनों देशों के लिए बहुत हावी हो जाएगा, और दुनिया के ऊपर तो उसका असर पड़ेगा ही। बोथ मतलब ईरान के लिए तो है ही जी। लेकिन अमेरिका के लिए भी एक ईगो की इशू हो जाएगी कि इतने बड़ा देश लगभग 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, और अब उसमें कोई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ये युद्ध मात्र कुछ हफ्ते के अंदर या कुछ दिनों में खत्म कर देंगे, आज वो खत्म होने के कगार पर नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्ति की तरफ आए, और एक दुनिया में एक शांति की लहर उठे, और चीजें नॉर्मलाइज होने की तरफ बढ़े, क्योंकि अभी भी अगर युद्ध समाप्त होता है तो नॉर्मल होने में कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने पीयूष जी। महंगाई वहां पर चरम पर है और वहां की आवाम को लगा था कि शायद सरकार बदलेगी, हालात बदलेंगे, कुछ बेहतर चीजें होंगी, लेकिन इसके विपरीत अब स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है। विपुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार। विपुल शर्मा जी, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ईरान ने साफ तौर पर कहा कि यदि हमारे देश पर हमला हुआ तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, करारा तमाचा उसे पड़ेगा, जिसने भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखा, और शुरुआत से लेकर अब तक ईरान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटा है। आपको क्या लगता है, ईरान को हिला पाना या उससे शर्तें मनवाना इतना आसान होगा? अब मोनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो युद्ध है जो अब चल रहा है, ये केवल ईरान, इजराइल और अमेरिका का संघर्ष नहीं रहा है, क्योंकि अब आप अगर इसको देखोगे तो ये एक व्यापक क्षेत्रीय संकट बन चुका है, जिसमें अमेरिका की भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। और आप मान के चलिए कि अगर ये युद्ध मतलब आने वाले दिनों में अगर इसमें ये सॉर्ट आउट नहीं होता है और अभी भी ऐसे ही चलता रहता है। जी, एक सेकेंड। जी विपुल जी। तो इससे बहुत ही ज्यादा संकट बना रहेगा, और हमें कोशिश ये करनी, सब पूरी दुनिया की निगाहें है इस पे, क्योंकि ये अब केवल 3 देशों का युद्ध मात्र बन के नहीं रह गया है, यह एक वैश्विक संकट बन के रह चुका है, और पूरी की पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि ये युद्ध विराम हो, और युद्ध विराम सही मायने में हो। क्योंकि हम पिछले कई दिनों से, जैसे कि पीयूष जी बता रहे थे, बहुत बार ट्रंप ने अनाउंसमेंट करी है कि डील होने जा रही है, वो डील होते होते भी रह जाती है, तो बहुत सारी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। दूसरे पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा खतरा है वो है तेल और ऊर्जा सुरक्षा का, क्योंकि जो पूरे विश्व का जो कच्चा माल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के थ्रू आता है, और जिसमें जो आवाजाही है वो बंद है। पिछले कुछ दिनों में हमने खबर सुनी कि एक भारतीय जहाज पर भी जिसपे हमला किया गया, लोग मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई। तो ये बहुत सारे वैश्विक संकट, तो साथ में आर्थिक संकट, शांति के लिए पूरी दुनिया इसको बहुत ही, सभी की निगाहें एकटक देख रही है कि कब इस युद्ध की समाप्ति हो। और तीसरा ये है कि अगर ये ऐसे ही समस्या चलती रही तो पिछले दिनों हमारे देश में भी जो पेट्रोल की, डीजल के, सीएनजी के और हमारे जो एलपीजी है उनके दाम बढ़ाए गए, और आने वाले दिनों में भी अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो ये दाम फिर से बढ़ाए जाएंगे। जैसे कि पीयूष जी बता रहे थे कि अगर ये युद्ध समाप्त भी हो जाता है तो चीजें नॉर्मल आने पे, अपने ट्रैक आने पे अभी भी साल से 1.5 साल का समय आराम से लग जाएगा, जब चीजें, अगर युद्ध समाप्त भी हो जाता है आज के दिन। और तीसरी बात यह है कि युद्ध में किसी की भी वास्तविक जीत नहीं हो पाती है, क्योंकि जो तीनों देश हैं इस टाइम पे, इजराइल तो अपनी सुरक्षा को लेकर ये दिखा रहा है, ईरान अपनी संप्रभुता को बचाने की कोशिश कर रहा है, और जो अमेरिका है वो अपने राजनीतिक हितों के लिए इसमें जिसने भाग लिया हुआ है। पिछले 3 महीने से ये युद्ध चलता हुआ आ रहा है, पर जब इतना लंबा कोई भी युद्ध चलता है तो आर्थिक स्थिरता, मानवीय, उसको बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचती है। और पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें तो सब लोग ये चाहते हैं कि इस युद्ध की समाप्ति हो, शांति स्थापित हो और चीजें फिर से नॉर्मलाइज हो सके। रही बात जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, हम देखें अपने परिप्रेक्ष्य से, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी ऑयल के प्राइसेस जो हाइक हुए हैं, उससे ऑयल के प्राइसेस हाइक होने के साथ साथ में बहुत सारी चीजों के, जिसमें दूध के, दही के, बटर के, ब्रेड के, बहुत सारी चीजों के रेट्स में
जो प्राइसेस बढ़े हैं उससे आम आदमी पे भी काफी प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो मिडिल ईस्ट के वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के थ्रू आता है, तो जो इंडिया की प्रायोरिटी है वो है कि शांति स्थापित हो, स्थिरता हो। और सोल्यूशन आप सब जानते हैं कि मिसाइलों से युद्ध नहीं जीते जाते, बाद में आपको ऑन टेबल डिस्कशन करना पड़ता है, कूटनीति आपको अपनानी पड़ती है। एक दो बार ये पहले भी कोशिश करी गई पर वो विफल रही। तो आने वाले दिनों में कोशिश ये है रहनी चाहिए कि ये युद्ध समाप्त हो और वैश्विक रूप में, वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित हो, क्योंकि उस शांति स्थापित से केवल शांति नहीं, आर्थिक स्थिरता आएगी। और ये जो लड़ाई बढ़ती जा रही है इसमें भी समापन की तरफ जब ये जाएगी तो ये पूरे वैश्विक उसके लिए, नजरिए के लिए अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। पीयूष अग्रवाल जी, इस पूरे मसले को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमें बताया विपुल शर्मा जी ने कि महंगाई बढ़ रही है, आने वाले वक्त में महंगाई और बढ़ सकती है क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि जितने भी जहाज अब यहाँ पर हैं वो हमारे टारगेट पर रहेंगे। पहले 5 देशों को इजाज़त दी थी कि वो यहाँ से अपना ऑयल ले जा सकते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं ले जा पाएंगे। यानी कि स्थिति आप सोचिए कितनी भयावह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति भयावह हो सकती नहीं है, हो चुकी है। आज यूरोप ऊर्जा के संकट से उलझ रहा है पूरी तरह से। भारत, साउथ एशिया और यहां तक कि चीन भी काफी हद तक ऊर्जा संकट से और ऊर्जा एक ऐसी चीज है, एनर्जी क्राइसिस, जो कि सब चीजों को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। अगर आप खुद देखिए कि थोड़ा सा भी हमारे देश में ही पेट्रोल डीजल के या गैस के दाम बढ़ते हैं तो पूरी आर्थिक अव्यवस्था सी छा जाती है। 5-10 रुपए बढ़ने पर ही हमें लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को। तो ये तो हम एक लोकल लेवल पर देख रहे हैं, और आप ग्लोबल लेवल पर समझिए कि इस सारी चीज से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया में। और आगे की बात और समझिए कि ये, जैसे हमने कहा कि ये युद्ध को समाप्त होने के बाद भी 1.5 से 2 साल तक लग सकते हैं सामान्य होने में, स्थिति सामान्य होने में। पर उसके अलावा आप एनर्जी क्राइसिस के अलावा आप एक पूरी दुनिया में जो समीकरण बन रहे हैं, स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो एक असुरक्षा का माहौल पैदा हो जाता है कि अगर ये युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद क्या। इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले बोल रहा है, रुक नहीं रहा है किसी भी हालत में। अमेरिका ने दबाव डाला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि उसके लिए चाहे आप सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस की बात वो लोग कहते हैं, या अब वो जो नेतन्याहू हैं उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात भी आ गई है। इजराइल के जो एग्जिस्टेंशियल यानी कि उनके सर्वाइवल के अलावा उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल भी इस पर निर्भर करता है। और उन्होंने लेबनान का ऑलरेडी 20% हिस्सा अपने कब्जे में कर रखा है, और वो कहीं पर भी वो ये एक भी इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कि वो युद्ध समाप्त करेंगे, या उनकी कोई भी मंशा है कि कहीं वो एक के बाद एक अपने नए मोर्चे खोल रहे हैं, और नए मोर्चे खोलने के साथ साथ वो उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये हो गई इजराइल और मिडिल ईस्ट की बात। और वहां पर आप देखिए कि ईरान ने भी क्या किया, उसने गल्फ कंट्रीज को इन्वॉल्व किया। इस बार लकीली कहें तो यूएई के ऊपर हमला नहीं बोला, लेकिन बहरीन, कतर, कुवैत, इनके बेसिस पर उसने हमला बोला है। तो अगर देखा जाए इस युद्ध में कम से कम 8 से 10 देश डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जिनके ऊपर हमले बोले गए, और इनडायरेक्टली तो पूरी दुनिया इन्वॉल्व है ही है। तो इस वजह से आने वाली सिचुएशन, मेरे ख्याल से हमें सभी स्ट्रेटेजिस्ट और सभी लोगों को ये लगता है कि कोई ना कुछ सेंस, गुड सेंस ट्रंप के अंदर आए। ईरान का तो ईरान के लिए तो संप्रभुता जिसकी बात अभी करी है वो है, लेकिन अमेरिका को कुछ ना कुछ करके टेबल पर आना ही पड़ेगा, किसी से बातचीत करनी पड़ेगी या कोई सॉल्यूशन इसको ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में अब बातचीत का कोई रास्ता नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि हमें बेवकूफ़ समझने की कोशिश कर रहा था ईरान, बातचीत लगातार टल रही थी और इसलिए अभी कदम उठाया गया है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या बातचीत की कोई उम्मीद नजर आती है आपको? देखिए, बातचीत तो होगी ही होगी, लेकिन अमेरिका के लिए चैलेंज ये है कि बातचीत करें तो किसके साथ करें? हाँ। कौन है? लीडरशिप खत्म है ईरान की, और ईरान की जो IRGC के जो लोग बचे हैं
वो एक थर्ड लेवल की या फोर्थ लेवल की लीडरशिप है, जो कि शायद, क्योंकि क्या हुआ था कि शुरुआती तौर पर ही ईरान को मालूम था कि इस तरह की सिचुएशन आएगी, तो उन्होंने बड़ा विकेंद्रीकरण करके, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड डायरेक्टिव अप्रोच को फॉलो किया था, और इंस्ट्रक्शंस उन्होंने इस तरह से पास किए थे कि अगर एक हिस्सा भी खराब हो जाए तो दूसरा हिस्सा अपने आप काम करता रहेगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखने की वजह से आज उनके पास कोई एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं है। जैसे हमने डिस्कशन में भी कहा है और ये फॉलो हम लगातार कर रहे हैं, मुर्तजा खुमैनी भी अब संपर्क में नहीं है ईरान के साथ। तो अब बातचीत अमेरिका करे तो किसके साथ करे? सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये आ रहा है, और बातचीत करे बगैर मिसाइल से, जैसे कहा है विपुल जी ने भी, युद्ध नहीं जीता जा सकता। कितने ही हमले चलते रहेंगे, जब तक आपको सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल में करके टेबल पर नहीं आए, या जैसा कि उम्मीद थी, अमेरिका को उम्मीद थी कि रजीम चेंज हो जाएगा, रजीम चेंज हुआ नहीं। वहां की जो पॉपुलेशन थी, अब वो जो बटी हुई थी, जो कुछ रेडिकल खमैनी ग्रुप के साथ थी और कुछ लिबरल थे, लेफ्ट विंगर जिसको बोलते हैं, और लेफ्ट और राइट जिसमें, तो वो भी अब वो लाइन भी खत्म हो गई, क्योंकि सारे के सारे लोग इस वक्त आर्थिक मार को झेल रहे हैं और उनके अंदर ये आ गया है कि हमें ईरान को बचाना है। अब इसलिए कहीं ना कहीं से या तो अमेरिका पैराशूट लैंडिंग कराए शाह पहलवी के परिवार के लोग जो कि यूरोप में है, या कुछ करें, वो भी आने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस कुछ नहीं होगी अभी इस वक्त, अगर वो लेके भी आते हैं ईरान में। तो एक सिचुएशन बड़ी कैच 99 सिचुएशन जिसको बोलते हैं, कि कुछ समझ में नहीं आएगा कि किससे बातचीत करें, और बिना बातचीत के ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। और ये बार बार बयानबाजी होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 38 बार कहा है, वो 48 बार भी कहेंगे, लेकिन जब तक बातचीत डील नहीं होगी। और एक और इसमें आप देखिएगा, थोड़े दिन पहले पाकिस्तान का एंगल लेके आए, लेकिन पाकिस्तान एक अनट्रस्टेड पार्ट वो था जो कोई किसी तरह की डील करा सकता था। तो पाकिस्तान को लाना भी एक भूल थी, ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तो बिल्कुल अभी ठीक उन्हें कहा। कोई और इस वक्त जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इसी बात की जंग छिड़ी हुई है कि मीडिएटर जिसे बनाया वो ही देश गलत था। अगर यहाँ किसी और देश को शायद एक कमान दी गई होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के